हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर कंटेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में कल यानी फ्राइडे को 28 मई 2021 को अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत ज़्यादा जी हाँ, इतना ज़्यादा वॉल्यूम तो आपने लास्ट के आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट के 6 मंथ में भी आपने नहीं देखा होगा। इवन मैं 1 साल भी बोलूँ तो मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। ऑल्दो मैंने फैक्ट चेक नहीं किया है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, अंदाजे से बोल रहा हूँ। और आप बताइएगा कि क्या इतना वॉल्यूम आपने किस टाइम लगभग कब देखा था, अंदाजे से बताइएगा अप्रॉक्सीमेट। इतना ह्यूज वॉल्यूम ट्रेड हुआ, इतना ह्यूज ट्रेड हुआ। देखिए यहाँ पे 178.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 17 करोड़ 88 लाख 47,628 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 77.15% लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर लिया। इसके अलावा बीएसई पे देखेंगे तो 9 करोड़ 26 लाख 72,826 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी यहाँ पे बोली जाती है। एनएसजी पे देखें तो 2.10 की प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के बाद 2.25 के ऊपर ओपन होने के बाद 2.15 का लो हिट करता है और 2.30 का अपर सर्किट हिट करके एक बार फिर से गिरता भी है और गिर करके 2.15 तक मिनिमम लो आता है। उसके बाद फिर से अपर सर्किट लग जाता है। 9.52% की अपर सर्किट लगी हुई है एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखें तो 2.12 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 2.33 के ऊपर ओपन हुआ और 2.15 का लो और 2.33 के ऊपर यहाँ पे भी हाई बना करके लॉक हो जाता है 9.91% की अपर सर्किट के साथ। मार्केट कैप देखें तो 644.37 करोड़ रुपए है आज की डेट में। 636.07 करोड़ रुपए है एनएससी पे और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। ज़रा 1 मिनट इसके रिटर्न प्रोफाइल को देखिएगा। ईयर टिल डेट में 15% का रिटर्न दिया है, 1 वीक में 31.43%, 1 मंथ में 43.75%, 3 मंथ्स में 35.29%, 6 मंथ में 43.75% एंड 1 ईयर में 187.50% एंड 2 ईयर्स में 15% और 3 ईयर्स में 84.97% का नेगेटिव रिटर्न है। ऑल्दो आप देखें तो इस कंपनी में जो हमें बुलिश माहौल, बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके पीछे की खबर क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन इस बार उसी मुद्दे के ऊपर अलग एंगल से थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के डेटा सेंटर का बिज़नेस है, आपको पता है, लेकिन अभी भी इसके बिज़नेस ऑपरेशन को लेकर के जो न्यूज़ हमें चाहिए, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी Q4 के अर्निंग्स के ऊपर जिसका हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी कब पोस्ट करेगी। बहरहाल जो भी है वो अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में नहीं बात करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि जैसे कि अनिल अंबानी है आज की डेट में, जो भी है, उसको बचाने के लिए मुकेश अंबानी ने बहुत तरीके ऑलरेडी तय कर रखे होंगे। आपको क्या लगता है, हमें और आपको पता नहीं है, हम लोग छोटे आदमी हैं, उनको पहले से वो प्लान करके रखे होते हैं कि अगला मूव क्या करना है। अगर आगे ऐसे 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 होता है तो उसके खिलाफ या उससे बचने के लिए उसका तोड़ वो पहले से निकाल के रखे होते हैं। अब वो तोड़ किसी भी एंगल तक हो सकता है, किसी भी लिमिट तक हो सकता है। इवन पॉलिटिकल कनेक्शन मुकेश अंबानी का आपको पता है कितना ज़्यादा डीप है इस सरकार के साथ, और शायद इसी की वजह से अनिल अंबानी इतना बड़ा फ्रॉड करने के बावजूद भी इंडिया के अंदर खुली हवा में सांस ले रहा है, घूम रहा है, पार्क में टहल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फैमिली डे मना रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं बिना किसी टेंशन के। लोगों को टेंशन दिया और खुद टेंशन फ्री। अगर यही कोई दूसरा आदमी होता
जैसे कि विजय माल्या होता, तो क्या आपको लगता है कि इस देश में इतने फ्रीडम के साथ रह पाता? मुझे लगता है कि नहीं रह पाता। लेकिन कहीं न कहीं अंबानी फैमिली का डीप कनेक्शन है, पॉलिटिकल डीप कनेक्शन है, जिसके चलते जियो आज नंबर 1 पोजीशन पे है। और जियो के अलावा अनिल अंबानी के आर कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से यूज़ करने दिया गया जियो को, जिसके चलते जियो अपने इस मुकाम तक पहुंचा। और आर कॉम को बर्बाद किया गया, आर कॉम के स्टेक होल्डर्स को बर्बाद किया गया। उसके बावजूद भी आर कॉम के अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कोई न कोई तोड़ जरूर रखा है। अब देखिए, इस बीच में अनिल अंबानी के सामने दो तरीके से प्रॉब्लम एक दूसरे से आमने सामने से दोनों जगह से प्रॉब्लम घेर रही थी, तो इसका तोड़ निकाला है। अभी देखिए, आपको पता है क्या हुआ है? अभी हुआ ये है गाइस कि अभी अनिल अंबानी के खिलाफ स्विस बैंक में जितने भी अकाउंट हैं इनके फैमिली से जुड़े हुए, उन सभी की डिटेल्स जो है डिस्क्लोज करने के लिए इंडिया के अंदर बोल दिया है साफ साफ। ओके, और इधर यहाँ पे देखें अपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इन्होंने भी बोल दिया है कि जितने भी फ्रॉडुलेंट्स हैं, जैसे कि अनिल अंबानी जिन्होंने पर्सनल गारंटी दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब बताइए, अब ये बोलेंगे कि इनके पास नेटवर्थ ज़ीरो है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके चलते जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, जिसमें एसबीआई है सबसे बड़ा लेंडर इसके लिए, ये अब सोच रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इतने में ही आर जियो यानी मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के पीठ पीछे से खड़े होकर के बोल दिया कि आर कम्युनिकेशन और उसकी तो 2 यूनिट्स हैं, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इन सभी के अकाउंट्स को आपने फ्रॉड डिक्लेयर कैसे कर दिया? मुझे उसकी जानकारी दीजिए, मुझे उसकी फाइनेंशियल ऑडिट चेक करनी है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बात NCLT के अंदर सीधे सीधे फाइल करी गई है। अब सोचिए, इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट कर दिया गया। अब फ्रॉडुलेंट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर जांच पड़ताल होगी, क्या गलत है क्या सही है, मुद्दा थोड़ा सा भटका कि नहीं भटका, थोड़ी सी देरी हुई कि नहीं हुई, कहाँ इनके खिलाफ एक्शन लिए जाना था, और ये एक्शन को इन्होंने रिएक्शन में बदल दिया। तो मुझे लगता है इन सारी इन्फॉर्मेशन के आधार पर कि हमारे सामने 1-2 रास्ते दिखते हैं, लेकिन इनके सामने एक रास्ता फेल होगा तो उसका दूसरा ही पहले से रेडी करके रखते हैं। इनके सामने इस तरीके की बातों को सोचने के लिए प्रॉपर मेंटोर टीम भी होती है, जो इसी रास्ते के ऊपर इसी तरीके की बातों को सोचती रहती है और इनको सजेस्ट करती रहती है, क्योंकि इनके पास खुद तो टाइम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे इनके बिजनेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको संभालने होते हैं। अब जो भी है गाइस, लेकिन आपको बताना चाहूँगा 10 जून 2021 को NCLT मुंबई बेंच इस केस के ऊपर सुनवाई करेगा। 10 जून की तारीख दी गई है, तो 10 जून तक आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए और पैनिक ना करिए। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप ग्रीन में हो, आपका पोर्टफोलियो हो गया है, इन दैट केस अगर आप चाहें तो एग्ज़िट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो करें, आप अपने मालिक हैं, राइट। लेकिन मैं आपको इस केस में सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अच्छे से पता है कितना रिस्क है इसमें, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं कि आप लॉस में हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन दैट सिचुएशन अगर आपको लगता है कि आपके पास बेचने का बढ़िया मौका है, आप बेच के भाग रहे हो लॉस करते हुए, तो मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगा कि भाई साहब रुक जाइए, कुछ दिन देख लीजिए। ऑलरेडी इसने कैपिटल इरोड कर रखा है, थोड़ा सा और इरोड हो जाएगा तो क्या चला जाएगा? क्या हम उससे गरीब हो जाएंगे? क्या हम उससे भिखारी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भिखारी वो होता है जो दूसरे का लेता है, भिखारी वो नहीं होता है जो दूसरे को देता है। इस बात को आप नोटिस करिए और पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, और देखते हैं कि क्या आगे होता है। So I would like to terminate my talks right here in this video. I hope you like this information. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time.
updating something next information for next video. Till then, take care.